अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान के कुछ बहुत ही दिलचस्प दावों पर एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि आज की मॉडर्न साइंस की खोजें उनके बारे में क्या कहती हैं। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कुदरत की दुनिया मतलब हमारी ये जो कायनात है, इसके बारे में कुरान में क्या-क्या बताया गया है। सबसे पहले हम समंदर और ज़मीन से जुड़े कुछ रहस्यों में गोता लगाते हैं, जिनकी तरफ कुरान इशारा करता है। कुरान की सूरह अर-रहमान में एक आयत है जो कहती है, उसने दो समंदरों को बहने के लिए छोड़ दिया जो आपस में मिलते हैं। उनके बीच एक पर्दा है जिसे वो पार नहीं कर सकते। और कमाल की बात यह है कि आज की ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान इस बात को कंफर्म करता है। जब दो अलग-अलग समंदर मिलते हैं तो उनके तापमान, खारेपन और डेंसिटी में फर्क की वजह से उनके बीच वाकई एक तरह की अदृश्य दीवार बन जाती है। दोनों का पानी अपनी अपनी पहचान बनाए रखता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जिब्राल्टर की खाड़ी, जहां अटलांटिक और भूमध्य सागर का पानी मिलता तो है पर एक दूसरे में घुलता नहीं। अच्छा, अब एक और आयत पर गौर करते हैं जो गहरे समंदर के अंदर के हालात बताती है। जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा हो, जिसे एक लहर ने ढांप रखा हो, जिसके ऊपर एक और लहर हो और उसके ऊपर बादल, अंधेरे के ऊपर अंधेरा छाया हुआ है। ये बात आज की साइंटिफिक समझ से बिल्कुल मेल खाती है। देखिए, सूरज की रोशनी 200 मीटर के बाद तो लगभग गायब ही हो जाती है और 1000 मीटर की गहराई पर तो घना पूरा अंधेरा होता है। और तो और साइंटिस्ट ने यह भी खोजा है कि गहरे समुद्रों में इंटरनल वेव्स यानी अंदरूनी लहरें भी होती हैं। ये लहरें पानी की अलग-अलग डेंसिटी वाली परतों के बीच बनती हैं और सतह से बिल्कुल नजर नहीं आती। ठीक वैसे ही जैसे आयत में लहरों के ऊपर लहरों का जिक्र है। अब समंदर से जमीन की तरफ आते हैं। ये आयत पहाड़ों के बारे में एक बड़ा ही अनोखा दावा करती है और तुम पहाड़ों को देखोगे तो उन्हें जमा हुआ समझोगे, हालांकि वो बादलों की तरह चल रहे होंगे। आज का भूविज्ञान यानी जियोलॉजी हमें बताता है कि धरती की टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से पहाड़ वाकई हर साल कुछ सेंटीमीटर खिसकते हैं, मतलब एक बहुत ही धीमी लेकिन लगातार होने वाली हरकत। तो यहाँ ये सवाल खड़ा होता है ना, कि समंदर की गहराई के राज हों या पहाड़ों की ये धीमी हरकत, इन सब बातों को 1400 साल पहले इतने विस्तार से कैसे बताया जा सकता था, जब इन चीज़ों को जानने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। चलिए अब इस बड़े पैमाने से हटकर जिंदगी की सबसे छोटी इकाई की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से जुड़े दावे क्या कहते हैं। कुरान में सूरज के लिए अरबी शब्द सिराज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है एक जलता हुआ चिराग, और चांद के लिए इस्तेमाल हुआ है नूर यानी रिफ्लेक्टेड लाइट या चमक। ये बात साइंटिफिकली बिल्कुल सही है। सूरज एक तारे की तरह अपनी रोशनी खुद पैदा करता है, जबकि चांद तो बस सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचाता है। यहाँ एक आयत है जो सुनने में पहली बार में शायद थोड़ी अजीब लगे, और अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ छीन ले जाए तो वो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। लेकिन आज का विज्ञान इसकी वजह बताता है। देखिए, मक्खी जब किसी खाने पर बैठती है तो वो उस पर अपनी लार डालती है। ये लार खाने को बाहर ही, मतलब शरीर के बाहर ही गलाकर एक लिक्विड में बदल देती है। फिर वो उस लिक्विड को चूस लेती है। ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता। इसीलिए मक्खी से कोई चीज़ वापस लेना सच में नामुमकिन है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3 अरब। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये हमारे शरीर के हर एक सेल के अंदर मौजूद डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन के टुकड़े होते हैं, जिन्हें बेस पेयर्स कहते हैं, ये उनकी संख्या है। इस जानकारी की विशालता को समझने के लिए जरा ऐसे सोचिए। ये इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि इससे एक हजार पन्नों की पूरी 1000 किताबें भरी जा सकती हैं। सोचिए, एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी जो एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर फिट की हुई है। इसी तरह की बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हुए चार्ल्स डार्विन ने खुद आग की बनावट को एवोल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती माना था। उन्होंने लिखा था, ये मानना कि आंख प्राकृतिक चयन से बन सकती थी, मैं खुलकर स्वीकार करता हूं कि ये बेहद बेतुका लगता है। और ये हमें इस सवाल पर ले आता है, क्या कुदरत में जो ये इतनी बारीक कारीगरी और इतना विशाल इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें नजर आता है, क्या ये सब महज एक इत्तेफाक, एक चांस का नतीजा हो सकता है? और आखिर में हम उन दलीलों को देखेंगे जो इस पूरी कायनात को चलाने वाले फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बेहद सटीक नियमों पर आधारित हैं। फिजिक्स के जो नियम हैं, जैसे कि ग्रेविटी,
वो जिंदगी को मुमकिन बनाने के लिए बिल्कुल सटीक रूप से सेट किए गए हैं। इसको फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। अगर सोचिए, ग्रेविटी जरा सी भी ज्यादा होती तो तारे बनते ही अपने बोझ से खत्म हो जाते, और अगर जरा सी कम होती तो तारे और गैलेक्सीज कभी बनी नहीं पाते। ये एक ऐसा नाजुक बैलेंस है जो हैरान कर देता है। फिर आता है गोल्डन रेशियो। ये एक खास गणितीय संख्या है, लगभग 1.618। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुपात है जो हमें कुदरत, कला और विज्ञान में बार बार हर जगह देखने को मिलता है। इसी दिव्य अनुपात को हम फूलों की पंखुड़ियों की बनावट से लेकर समुद्री सीपियों के मुड़ावदार पैटर्न तक और स्पाइरल गैलेक्सीज के आकार से लेकर यहाँ तक कि इंसानी जिस्म के हिस्सों में भी पाते हैं। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी में पहुंच गए हैं, और अब वक्त आ गया है कि इन सभी दावों पर एक आखिरी नजर डालें और सोचें। हमने समंदरों के बीच की दीवार को देखा, उनकी गहराई के अंधेरे को समझा, पहाड़ों की धीमी हरकत को जाना, मक्खी के पाचन के पीछे का विज्ञान देखा, डीएनए की हैरत अंगेज जटिलता और कायनात के सटीक नियमों जैसी बातों पर गौर किया। इन सभी सबूतों को एक साथ देखने पर यह स्रोत हमें एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या ये सब वाकई सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? हम इसका समापन कुरान के इन गहरे सवालों के साथ करते हैं। क्या वो बगैर किसी चीज के पैदा हो गए, या वो खुद अपने पैदा करने वाले हैं, या उन्होंने आसमानों और जमीन को पैदा किया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हर किसी को सोचने की जरूरत है।